वेलकम टू अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ बीटीएच नोवेल। पिछले एपिसोड में ऑलरेडी मारामारी शुरू हो चुकी थी। सीन कुछ ऐसा था कि लिटिल फेई डॉक्टर ने मोया को पॉइजन कर दिया था और मोया था मोशिंगटियान का बेटा। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा होता है जियान को। मोया की जान बचाने के लिए मोशिंगटियान को पीछे हटना पड़ता है। उस समय जियान की टोली का पलड़ा काफी भारी हो गया था, पर चीजें वैसी होती नहीं जैसी सबने सोची थी, क्योंकि वो हानफेंग समन कर लेता है एक और प्रोटेक्टर को, जिसका नाम था प्रोटेक्टर जुआन। लगता है ये प्रोटेक्टर जियान को कैप्चर करने के लिए काफी पहले से तैयार था, क्योंकि अपीयर होने के तुरंत ही बाद ये बहुत सारी सोल बॉडीज को रिलीज कर देता है, जिससे एक बहुत ही भयानक फॉर्मेशन शुरू होती है। इस फॉर्मेशन से रिलीज हो रही स्पिरिट्स को टैकल करने में जियान को भी परेशानी हो रही थी। तभी एंट्री मारते हमारे टियानजुनजे। वेल, फ्यूचर में हम उन्हें ओलियाओ के नाम से भी बुलाएंगे, तो फिर इस बात को बिल्कुल नोट करके रखना। ओलियाओ कहते हैं कि जब तुमने दोनों अपनी हेवली फ्लेम्स को मिलाया है तो डेफिनेटली वो और भी पावरफुल हो गई है, बट इससे एक हेवली फ्लेम की स्पेशल एबिलिटीज कम हो जाती हैं। ये बात फटाक से जियान के दिमाग में क्लिक कर गई थी। मैग्मा वर्ल्ड में जियान ने ओलियाओ की फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को भी सीखा था। फिर क्या जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए एक भेड़िए वाली स्पिरिट को क्रिएट करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है इस वोल्फ स्पिरिट के मुंह खोलने से। इसके मुंह से निकलने वाली आवाज इतनी खतरनाक थी कि हमें आसमान में कई रिपल्स क्रिएट होती दिखाई देती हैं, जो कि एकदम सर्कुलर वेव्स में कन्वर्ट होकर फैलने लगती हैं। जो भी स्पिरिट बॉडीज इनके कांटेक्ट में आ रही थी वो भी तुरंत ही एकदम राख में बदल जाती हैं। ये डिस्ट्रक्शन इतना खतरनाक था कि इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बचती नहीं थी। जैसे जैसे जियान की ये वोल्फ स्पिरिट और भी मैसेकर को करती है, वो ब्लैक क्लाउड में छिपा हुआ प्रोटेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, फॉलन हार्ट फ्लेम, लड़के लगता है मैंने तुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तू फॉलन हार्ट फ्लेम को इतनी खतरनाक तरीके से कंट्रोल कर लेगा, ये बात बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जियान प्रोटेक्टर जुआन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फोकस इस वोल्फ स्पिरिट को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की पहली स्पिरिट थी। अच्छी बात यह है कि जियान की स्ट्रेंथ के साथ उसे ज्यादा द्विकी का यूज नहीं करना पड़ रहा था, जिससे उसका एग्जॉस्शन भी काफी स्लो होता है। बट सीन ये है कि आगे आने वाली स्पिरिट्स काफी ज्यादा हार्ड होंगी ट्रेन करने के लिए। अगर जियान उन्हें फॉर्म करने में सक्सेसफुल रहता है तो फिर उन फायर स्पिरिट्स की पावर भी काफी फ्राइटनिंग होने वाली है। अभी पूरे आसमान में काले रंग के साथ साथ लाल रंग भी फैल जाता है। बेसिकली माहौल काफी ग्लूमी लग रहा था, क्योंकि जियान की वोल्फ स्पिरिट इन सोल बॉडीज को पूरी तरीके से खत्म कर रही थी। तो फिर उन ब्लैक क्लाउड्स में भी एनर्जी वापस नहीं जाती है, जिससे इसका प्रेशर भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अब इन काले बादलों में से काफी स्क्रीचेस सुनाई दे रही थी, पर लगता है प्रोटेक्टर जुआन ने भी हार नहीं मानी थी। वो हंसते हुए कहता है कि लगता है मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, लेकिन लड़के अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपनी इस छोटी सी स्ट्रेंथ से मेरी इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है तो फिर ये तेरी गलतफहमी है। और ये कहने के साथ ही वो चिल्लाता है, ब्लड स्पिरिट पॉइजन। उसके ये कहने के साथ ही काले बादल एकदम लाल रंग से ग्लो करने लगते हैं। साथ ही में इनमें से ऐसी आवाजें आ रही थी जिससे लोगों के एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये देख के एल्डर सूचियान का एक्सप्रेशन काफी सोलम हो गया था। वो इस अजीब सी बादलों की लेयर की तरफ देख के एक डीप आवाज में कहते हैं कि ये बंदा सोल बॉडीज को एक दूसरे पे हमला करवा रहा है। अगर ऐसा होता रहता है तो एंड में एक फियर्स स्पिरिट अपीयर होगी। एल्डर सूचियान इन बादलों में से काफी शॉकिंग इमोशंस को सेंस कर पा रहे थे, जैसे कि ये सारी सोल बॉडीज काफी दुखी हों। ये बात सुन के जियान भी अपनी बॉय सकोड़ लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब उसके हाथ कई अलग अलग सी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर चुके थे, जिससे हमें दिखाई देती है कई आफ्टर इमेज है। एक सेकंड के बाद उसके हाथ एकदम पॉज हो जाते हैं। जियान चिल्लाते हुए कहता है, गो। जैसे जियान के मुंह से शब्द निकला था, हम उस बड़ी सी वोल्फ स्पिरिट के मुंह में एक सब्सटेंस लाइक फ्लेम को अपीयर होते हुए देखते हैं। अब ये 10 फुट बड़ी इनविजिबल फ्लेम काफी खतरनाक तरीके से बर्न होने लगी थी। अब इस वोल्फ स्पिरिट की बॉडी से रिलीज हो रही हीट भी काफी शॉकिंग हो जाती है, जिसके बाद ये आगे बढ़ते हुए काफी तेज से हाउल करता है। अगले ही सेकंड में वो इस बड़े से क्लाउड के सामने अपीयर हो गया था, जिसके बाद होता है इन दोनों का कोलिजन। जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम के इस वोल्फ ने इन काले रंग के बादलों को अप्रोच किया था, अब ये बादल धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे इन बादलों को एक शॉक लग गया है। कुछ समय के लिए वहां से आवाजें आना एकदम बंद हो जाती हैं। तभी उन बादलों के अंदर से उस प्रोटेक्टर जुआन के स्नोट की आवाज सुनाई देती है। और स्नोट वही होता है जैसे हम बोलते हैं। उसके ऐसा करने से ये बादल एकदम फ्लक्चुएट होने लगे थे। हम प्रोटेक्टर जुआन के फिगर को हल्के से देख सकते हैं। अभी उसका हाथ आगे एक्सटेंड होकर उस वोल्फ स्पिरिट के हेड पे प्रेस हो चुका था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके पाम में से एक ब्लैक कलर का फॉग बाहर आता है, जो कि उस वोल्फ की फॉलन हार्ट फ्लेम से कंबाइन होने लगा था। ऐसा होने पे हमें एक चींची का साउंड सुनाई देता है। जियान का इस वोल्फ स्पिरिट से पूरा मेंटल कनेक्शन था। जब वो प्रोटेक्टर जुआन इस वोल्फ स्पिरिट को ब्लॉक कर लेता है तो जियान के आईब्राउज भी नेट हो गई थी। जैसे ही उसकी हैंड सील्स चेंज होती है, उसके आईब्राउज के बीच में से काफी भयानक एनर्जी बाहर आई थी। फाइनली ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस वोल्फ स्पिरिट में एंटर कर जाती है। जैसे इस फायर स्पिरिट ने जियान की पावर को रिसीव किया था, अब उसकी बॉडी की वो फॉलन हार्ट फ्लेम 10 फीट और बड़ी हो जाती है। हम उसे अपना बड़ा सा मुंह खोल के प्रोटेक्टर जुआन की तरफ फायर को स्प्लिट करते हुए देखते हैं। जब प्रोटेक्टर जुआन अपनी तरफ आ रही इस फ्लेम के अंदर इंटेंस रिपल्स को सेंस करता है तो फिर उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया
था, क्योंकि पहले तो फॉलन हार्ट फ्लेम ऑलरेडी स्प्रिट से काफी अच्छे से डील करती है और उसमें अगर हम जियान की फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक को ऐड कर दें तो फिर इस हेवली फ्लेम की पावर काफी ज्यादा राइज हो गई थी। इस वजह से प्रोटेक्टर जुआन भी इसे हेड ऑन फेस नहीं करना चाहता था। उसके एक ही इशारे से उसकी बॉडी से एक ब्लैक फॉग बाहर आ जाता है। हम उसे घोस्ट की तरह दोबारा उन काले बादलों में छिपते हुए देखते हैं। ऊपर से बहुत सारे ब्लैक फॉग की लेयर्स ने उसे कवर कर लिया था। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है इस इनविजिबल फायर अटैक पे। ये इनविजिबल फायर पिलर उस प्रोटेक्टर जुआन के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि ये टूट पड़ता है सीधे उन काले बादलों पे। इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन डार्क ब्लैक क्लाउड्स में करीब 70 से 80 फुट बड़ा एक होल क्रिएट हो गया था, जिससे हमें कई स्पिरिट्स दिखाई देती हैं जो कि एक दूसरे को सॉल्व करने में एकदम लगी हुई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही डब्बे में कई वर्म्स को डाल दिया जाए, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है असली खेल। एक दूसरे को इतनी खतरनाक तरीके से मारना शुरू करते हैं जिससे लास्ट में बस एक सर्वाइवर बचता है। जैसे जैसे ये सोल्स एक दूसरे को और भी सॉल्व करती जा रही थी, अब इनकी वो फ्राइटिंग फियर्सनेस, वायलेंस और नेगेटिव इमोशंस भी सरफेस होने लगे थे। धीरे धीरे इस काले से बादल की लेयर और भी फैलने लगती है। जियान हल्के से सेंस कर पा रहा था कि इसके अंदर एक भयानक एनर्जी इकट्ठी हो रही है। तभी हमें सुनाई देता है एक साउंड। जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए कहता है एक्सप्लोड। अभी उसका चेहरा काफी ज्यादा सोलम था। हम उन काले बादलों के अंदर उस फ्लेम पिलर को एकदम एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं, जहाँ से एक हॉट फायर वेव चारों तरफ फैलने लगी थी। जो भी सोल बॉडीज के कांटेक्ट में आती थी उसका नामो निशान मिट जाता था। फॉलन हार्ट फ्लेम के द्वारा किए गए इस लार्ज डिस्ट्रक्शन की वजह से उन काले रंग के बादलों की डार्कनेस थोड़ी सी हल्की हो गई थी। क्लियरली जियान के इस अटैक ने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था। इसे सेंस करके प्रोटेक्टर जुआन का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। वो एक खूंखार सी आवाज में कहता है कि लड़के, तूने मेरी करीब 1000 सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस मैटर के खत्म होने के बाद मैं तुझसे इसका हिसाब बिल्कुल लूंगा, पर फिर भी तू यहाँ पे चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, तो उस फियर्स स्पिरिट को क्रिएट होने से नहीं रोक सकता। अवेल इसे बोलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हम बोलेंगे इसे विशियस सोल। इस प्रोटेक्टर जुआन के मुंह से ये आवाज बाहर आई थी, तभी इन काले बादलों में और भी इंटेंस रिपल्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब वहाँ की सोल बॉडीज ने एक दूसरे को इतनी खतरनाक तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिससे इन बादलों के बीच में काफी कोलाहल मच गया था। तभी हमें सुनाई देती है उस प्रोटेक्टर जुआन की आवाज। वो कहता है ये 4 वो सोल बॉडीज हैं जिन्हें इस प्रोटेक्टर ने पिछले कुछ सालों में काफी मेहनत से इकट्ठा किया है, क्योंकि जब ये चारों लोग जिंदा थे तो उनकी स्ट्रेंथ पीक ऑफ द हुआंग पे थी। इस वजह से इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ओरिजिनली मैंने बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी लगी रही है तो फिर बस इतना कहने के बाद वो रुक जाता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है काले कलर के बादलों में। सच में इन चारों पावरफुल स्पिरिट्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी, क्योंकि बस एक ही मिनट के अंदर इन्हें सारी स्पिरिट्स को सॉल्व कर लिया था। और अब इन सोल बॉडीज के अंदर वो वॉलेंट इमोशंस भी काफी डेंस हो गए थे। अब बारी आ चुकी थी एक दूसरे पे हमला करने की। जैसे ही एक दूसरे को सॉल्व करना शुरू करते हैं, हमें काफी ज्यादा डेंस कोल्ड और एक एकदम वहां से बाहर आते हुए देखते हैं। अब ये काले कलर का फॉग उस फॉलन हार्ट फ्लेम से बने हुए वोल स्पिरिट को भी ब्लॉक करने लगा था। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एल्डर सूचियान की तरफ। वो इन काले बादलों के प्रेशर को सेंस करके कहते हैं कि जैसे इन चारों सोल बॉडीज में से बस एक सोल बॉडी बचेगी, वो तुरंत ही एक विशेष सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस वजह से मुझे और लिटिल फेई डॉक्टर को अभी इंटरवीन करना होगा। हमें स्पिरिट को फॉर्म होने से पहले ही रोकना होगा। ये सुन के जियान अपना सिर हिलाने लगता है। उसके एक ही इशारे पे एक हरे कलर की फ्लेम उसके हाथ में अपीयर होती है, जिसके बाद उसका लेफ्ट हैंड गया था आसमान की तरफ, जहाँ से एक फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर उसके हाथ में आ गया था। ये वही वोल स्पिरिट वाली इनविजिबल फ्लेम थी जिसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अनडन कर ली है। जियान कहता है कि अगर आप दोनों इंटरफेयर करते हो तो फिर वो हानफेंग और ओल्डिंग शेन भी इंटरवीन करेंगे। हम जियान के सामने फ्लोट हो रही हैं। दोनों फ्लेम्स एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। जब वो एक दूसरे में अच्छे से मर्ज होने की कोशिश कर रही थी, इससे कई हॉट रेपर्स भी रिलीज होने लगी थी। एक मूवमेंट के बाद एक जेड ग्रीन कलर का फ्लेम लोटस जियान के सामने अपीयर होता है। अब तो जियान की स्ट्रेंथ और उसकी एबिलिटीज उस लेवल पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे उसके लिए इस तरीके के एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जियान इन दोनों फ्लेम से बनी हुई फायर लोटस को सामने फेंकने ही वाला था, तभी टियान जुंजे की आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है। वो कहते हैं तुम थोड़ा सा रुक जाओ, अभी इस विशियस सोल को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। उनकी ये बात सुन के जियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जियान पूछता है कि ओल्ड मिस्टर याओ आप क्या कहना चाहते हो? अगर ये विशियस सोल उनकी साइड में फॉर्म हो जाती है तो फिर उनके साइड के 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट्स हमारी साइड से ज्यादा हो जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि आपने भी अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकवर नहीं किया है। ये सुन के टियान जुंजे तो हंसने लगे थे। वो कहते हैं कि तुम इस विशियस सोल को बस मेरे ऊपर छोड़ दो। आखिरकार ये विशियस सोल इस प्रोटेक्टर जुआन के कई सालों की मेहनत को कंटेन करती है। इसमें जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो मेरे लिए एक टॉनिक का काम करेगी। अगर मैं इसे सॉलो करके रिफाइन करता हूँ तो फिर शायद मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फिर से 2 जोंग क्लास तक रिकवर कर सकेगी। ये सुन के जियान के एक आईब्राउ नीचे तो एक आईब्राउ ऊपर। अब उसने अपने हाथों को भी नीचे कर लिया था, क्योंकि अगर टियान जुंजे 2 जोंग क्लास तक अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाते हैं तो फिर वो डेफिनेटली जियान के लिए फ्यूचर में काफी बड़ी हेल्प होगी। जियान थोड़ा सा हेजिटेट करने के साथ कहता है कि ओलियाओ आपको इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये विशियस सोल कई लोगों के इमोशंस को कंटेन करती है जिन्हें कई सालों तक
तक टॉर्चर किया गया था। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो फिर शायद ये आपके माइंड में गलत इन्फ्लुएंस डाल सकती है। ये सुन के टियानजुन तो और भी तेजी से हंसने लगे थे। वो कहते हैं कि इसी रीजन की वजह से मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अभी तो मैं इसे बस इकट्ठा करने वाला हूँ। इसे रिफाइन करने के लिए मुझे तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम की जरूरत होगी। टियानजुन की ये बात सुन के जियान थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। वो कहता है नेचुरली इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये बात क्लियर हो ही गई है तो ये मामला मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। जब जियान उस फायर लोटस को आगे नहीं फेंकता तो साइड में खड़े एडलर सूचियन को भी काफी चिंता होने लगती है। आखिरकार अगर ये इविल स्पिरिट फॉर्म हो गई तो फिर उनकी टोली में कई लोगों की जान जाएगी। एल्डर सूचियन चिल्लाती हुए कहते हैं कि जियान जल्दी करो, ये इविल स्पिरिट फॉर्म होने वाली है। एल्डर सूचियन की आवाज सुन के जियान रिकवर हो गया था। वो इन काले कलर के बादलों को देखते हुए स्माइल करने लगता है। जियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप चिंता मत करो, क्योंकि अब ये इविल स्पिरिट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जियान ने ये कहा ही था तभी ये काले कलर के क्लाउड एकदम पॉज हो गए थे। एक सेकंड के बाद एक डेस्पोटिक और चारों तरफ फैलने लगता है। इन बादलों में से प्रोटेक्टर जुआन की तेजी से हंसने की आवाज बाहर आती है, जिससे कई एक्सपर्ट्स के कान एकदम झन्ना गए थे। प्रोटेक्टर जुआन हंसते हुए कहता है कि जियान तुम चुपचाप से सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये प्रोटेक्टर तुम्हें कम पेन फील कराएगा। अभी प्रोटेक्टर जुआन की आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी। इसे सुन के नीचे खड़े लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इमीडिएटली सभी लोगों का ध्यान चला गया था उन काले रंग के बादलों पे। भले इन बादलों ने चरण होना बंद कर दिया था, पर इनमें से काफी रेड ग्लो बाहर आ रहा था। कुछ लोग जिनके दिल काफी कमजोर थे, वो जब इन लाल रंग के बादलों को देखते हैं तो फिर उनके अंदर छुपे हुए वो डार्क इमोशंस भी राइज होने लगे थे। वो सारे लोग फटाक से अपनी दुखी को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अभी सभी लोगों के चेहरे पे काफी द शॉक्ड एक्सप्रेशन थे। जब एल्डर सूचियन और लिटिल फेई डॉक्टर इन काले बादलों की फियर्सनेस को सेंस करते हैं तो फिर उनकी आईब्रोज भी थोड़ी सी नेट हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियान ने आखिर उस समय एक्ट क्यों नहीं किया। क्या सच में जियान अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इस इविल स्पिरिट से अकेले ही फाइट कर सके? आखिरकार ये इविल स्पिरिट एक दोजोंग लेवल की फाइटिंग पावर को पोजेस करती है। इससे कम्पीट भी एक इलाइट दोजोंग ही कर सकता है। भले ही लिटिल फेई डॉक्टर जियान के एक्शंस को समझ नहीं पा रही हो, पर वो अपने दिल में जियान पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करती थी। वो जियान के कैरेक्टर को जानती थी कि वो इतना फूलिश काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। अभी शाओली का एक्सप्रेशन भी काफी सोलम था। वो अपने हाथ को वेव करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। खैर यहाँ पे शाओली के रिमाइंडर की इतनी कोई जरूरत नहीं थी। जियान की टोली में सारे के सारे लोगों ने अपनी दुखी को ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा था। अब तो उनके शरीर की दुखी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी जिन्हें इस इविल स्पिरिट के ऑरे ने भी अफेक्ट नहीं कर पाया था। इतने सारे अलग अलग रंगों की दुखी की वजह से ये सीन काफी ब्यूटीफुल लगता है। तभी उन काले बादलों में प्रोटेक्टर जुआन की दोबारा से आवाज बाहर आती है। वो हंसते हुए कहता है तो क्या हुआ, तुम अगर केयरफुल हो, एक बार मेरी इविल स्पिरिट फॉर्म हो जाती है तुम लोगों में से कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा। इमीडिएटली इन ब्लैक क्लाउड्स में से रिपल्स फैलना शुरू हो जाती हैं और अब ये बादल भी स्कैटर होना शुरू हो गए थे। कुछ ही सेकंड्स में जिन बादलों ने पूरे आसमान को कवर करके रखा था, अब इस ग्राउंड में उनका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं बचा था। काफी समय के बाद लोग इस गर्म सी सनलाइट को फील कर पा रहे थे, पर इससे किसी को भी बिल्कुल रिलीफ फील नहीं होती, क्योंकि आसमान में अपीयर हो गया था एक ब्लड रेड कलर का ह्यूमन फिगर, जिसमें से काफी डेंस कोल्डनेस बाहर आ रही थी। इस फिगर का साइज एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर ही होगा, पर जिस ब्लडी ऑरे ने इसकी बॉडी को कवर रखा था वो काफी डार्क और ग्लूमी था। ऐसा लग रहा था जाने कितने लोगों के खून से इसकी बॉडी बनी है। इसके ऑरे को सेंस करके लोगों को एकदम गूज़बम्स आ रहे थे। अजीब बात ये थी कि इस ह्यूमन फिगर का कोई भी फेस नहीं था। जहाँ पे लोगों का चेहरा लोकेटेड होता है, अब यहाँ पे बस दो लाल आंखें दिखाई देती हैं। इन ब्लड रेड कलर की आंखों में इंसानों से मिलता जुलता कोई भी इमोशन मौजूद नहीं था। बेसिकली ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा मॉन्स्टर लग रहा था जिसका बस एक ही मकसद हो, वो है स्लॉटर। अभी जियान की टोली भी इस फिगर को काफी ध्यान से देख रही थी। जियान को छोड़ के बाकी के सभी लोग की आईब्रोज एकदम तन जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इस सो कॉल्ड फियर स्पिरिट को पहली बार देखा था। सच में ये इविल स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल थी। अगर इसके वो नेगेटिव और वायलेंट इमोशंस के चक्कर में कोई आ जाता है तो फिर उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस प्रोटेक्टर जुआन की तरफ, जिसे काले फॉग की लेयर ने कवर कर रखा है। अभी वो इस विशियस सोल के साइड में खड़ा हुआ था। जब ये विशियस सोल वायलेंट इमोशंस को एमिट करती है तो इस प्रोटेक्टर जुआन के चेहरे पे और भी स्माइल आ गई थी। मामला कंफर्म करने के बाद उसका ध्यान जाता है जियान के ग्रुप पे। वो हंसते हुए कहता है कि इस प्रोटेक्टर का टारगेट बस वो जियान है। अगर तुम लोग जियान की साइड को छोड़ के हटने का डिसीजन लेते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने को अलाउ करूंगा। भले प्रोटेक्टर जुआन ने शब्द सभी से बोले हो, पर उसकी आंखें बस एल्डर सूचियन और लिटिल फेई डॉक्टर पे फोकस्ड थी। आखिरकार जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे उसमें से एल्डर सूचियन और लिटिल फेई डॉक्टर से ही उससे बस थोड़ा सा फियर फील हो रहा था। खैर फर्स्ट एल्डर और शाओशियन दोनों इन बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब वो भी एकदम डीप ब्रेथ लेके एकदम अलर्ट हो गए थे। जब पीछे खड़े एक्सपर्ट्स को ये मालूम पड़ता है कि एल्डर सूचियन और लिटिल फेई डॉक्टर बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, तो फिर उनके इमोशंस भी काम डाउन हो जाते हैं। आखिरकार एक दोजंग लेवल की स्ट्रेंथ वो है जिसपे वो डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस हान फेंग पे। जब प्रोटेक्टर जुआन इस इविल स्पिरिट को सक्सेसफुली फॉर्म कर लेता है तो फिर हान फेंग तो एकदम खुशी के मारे पागल हो गया था। वो कुत्तों की तरह अपना मुंह
ऊपर करके तेजी से हंसने लगता है। अब वेल कुत्ते तो ऐसे रोते हैं पर वो हंस रहा था। वो कहता है कि प्रोटेक्टर जुआन, तुम्हें इन लोगों पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग तुम्हारी मर्सी को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। जब तक बात इनकी जान पे नहीं आ जाएगी तब तक इन्हें सिचुएशन का बिल्कुल अंदेशा नहीं होगा। ये सुन के प्रोटेक्टर जुआन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये प्रोटेक्टर इन दोनों दोजंग लेवल के एक्सपर्ट की सोल को एक्सेप्ट ही करेगा। वो दिन में सपने देखते हुए बोलता है कि अगर मेरे पास इन दोनों दोजंग लेवल की स्पिरिट्स के साथ साथ जियान की वो दोनों हेवनली फ्लेम्स भी हो तो फिर मैं जब वापस लौटूंगा मेरी पोजीशन तुरंत ही हाई हो जाएगी। ये सुन के हानफेंग का ध्यान जाता है जियान की तरफ। अब उसके चेहरे पे आ चुकी थी वो सैवेज स्माइल। वो कहता है मेरे जूनियर, अगर तुम चुपचाप से उस जानन अकेडमी में छिपे रहते तो फिर मैं डेफिनेटली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अगर तुमने अपने आप को खुद ही यहाँ पे डिलीवर कर दिया है तो फिर तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। जियान को हानफेंग की बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। जियान तो कहता है कि तू तो वही डॉग है जिसे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है और अब धीरे धीरे करके तेरा अंत भी क्लोज आ गया है, तो फिर तू इतना मुंह फाड़ के क्यों हंस रहा है। ये सुन के हानफेंग की सैवेजनेस तो और भी इंक्रीज हो गई थी। वो कहता है सच में तुम्हारी जीभ अभी भी उतनी ही पैनी है। ये कहने के बाद वो चारों तरफ काफी ध्यान से देखने लगा था। कुछ चीजों को कंफर्म करने के बाद हानफेंग हंसते हुए कहता है कि अभी मेरी साइड 5 दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। आज मैं भी देखता हूँ कि आज एंड में कौन हंस रहा होगा। हमारे बीच में फाइट्स कई बार हुई हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार तो तुम्हारा ये सीनियर ही फाइनल बाजी को मारने वाला है। ये सुन के जियान की आंखें एकदम नैरो हो गई थी और अब उसका ध्यान जाता है सीधा मोशिंगटियान के ऊपर। जब हानफेंग सेंस करता है कि जियान का ध्यान कहाँ पे गया है तो फिर वो मोशिंगटियान को देख के हंसने लगा था। हानफेंग कहता है कि सेक लीडर मो, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार ये बच्चा जिंदा बचने वाला है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे पॉइजन्स के बारे में भी जानकारी है। जैसे ये पूरा मैटर खत्म होता है मैं आपके बेटे को डेफिनेटली क्योर कर दूंगा, तो फिर आप इस छोटे से लड़के की साइड लेके अपने आप को इतनी ज्यादा रिस्की पोजीशन में क्यों डाल रहे हो? अगर अभी सिचुएशन को देखा जाए तो फिर जियान की टोली बस 3 दोजंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर सकती थी। वहीं पे अगर हम मोशिंगटियान को ऐड ना भी करें तभी हानफेंग की साइड में 4 दोजंग थे। दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे हानफेंग ही जीतने वाला है। इस वजह से मोशिंगटियान की पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर मोशिंगटियान हानफेंग की ग्रुप की साइड लेता है तो फिर जियान के ग्रुप के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं पे अगर वो जियान की हेल्प करता है तो फिर दोनों पार्टीज में नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स बराबर हो जाएंगे। जिससे हानफेंग ने इतनी मेहनत के बाद इस प्रोटेक्टर जुआन को इन्वाइट किया था ये बात भी बिल्कुल मीनिंगलेस रहेगी। ऑफ कोर्स मोशिंगटियान भी करंट कंडीशन को अच्छे से समझता था, लेकिन फिर भी वो अपने फेस को एकदम एक्सप्रेशन लेस रखता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर बैकग्राउंड को सिर्फ सरफेस से देखा जाए तो फिर जियान का ग्रुप क्लियरली डिसएडवांटेज में है। पर मोशिंगटियान भी एक चालाक लोमड़ी है, आखिर वो रैंडमली इस फाइट को कैसे ज्वाइन कर ले। भले ही जियान की स्ट्रेंथ अभी 6 स्टार दो हुआंग पे पहुंची हो, फिर भी मोशिंगटियान जियान से काफी ज्यादा डरने लगा था। इवन वो जियान से इतना डरता था जितना वो लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर सूचियान से भी नहीं डरता था। आफ्टर ऑल शाओशियान और एल्डर सूचियान के पास वो एबिलिटी नहीं है जिससे वो एक लेवल 7 स्टार के दोजों को इतनी खतरनाक तरीके से इंजर्ड करते जिससे वो लगभग क्रिपल ही हो गया था। खासकर ये थॉट अभी मोशिंगटियान के दिमाग में दौड़ रहा था। एक सेकंड के बाद वो एक स्माइल के साथ कहता है कि आज का मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मेरे बुढ़ापे की वजह से मैं तुम लोगों की तरह इतना ज्यादा बोल्ड बिहेव नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से हमारा ब्लैक एम्बर सेक्ट इस फाइट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मोशिंगटियान के शब्द सुन के हानफेंग एकदम चकरा गया था। हम उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश होते हुए देखते हैं, पर फिर भी वो अपने चेहरे पे एक स्माइल को रखता है, क्योंकि ये फिर भी ठीक था अगर मोशिंगटियान उसकी हेल्प ना करे। जब तक वो जियान की साइड में नहीं जाता है तब तक इस फाइट में जीतने के चांसेस हानफेंग के ही ज्यादा है। आखिरकार वो एक बार जियान को खत्म कर देता है तब हानफेंग के पास इस मोशिंगटियान से डील करने के कई तरीके हैं। दूसरी साइड में जियान तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हानफेंग और मोशिंगटियान के बीच की कन्वर्सेशन उसने सुनी ना हो। हम उसे अपनी उस व्हाइट रिंग को फॉन्डल करते हुए देखते हैं। एक सेकंड के बाद जियान ने हल्के से नॉड कर दिया था, पर उसके इस एक्शन को कोई भी नहीं नोटिस कर पाता। वो लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर सूचियान की तरफ देख के कहता है कि आप उस प्रोटेक्टर जुआन और उस इविल स्पिरिट को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के एल्डर सूचियान एकदम स्टार्टल्ड हो गए थे, क्योंकि उस इविल स्पिरिट और प्रोटेक्टर जुआन की स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दिया जाए तो वो 2 दोजों के बराबर होंगे। और तो और ये विशेष सोल सीधा का सीधा उस प्रोटेक्टर जुआन से कनेक्टेड है, जिससे इन दोनों के बीच का कोऑपरेशन और भी सीमलेस हो जाएगा। अगर जियान दोबारा से अपनी उस फ्राइटनिंग फायर लोटस 2 टेक्निक को परफॉर्म नहीं करता है तो वो आखिर 2 दोजोंग से कैसे फाइट कर सकता है। इसमें वो दोनों ऑलरेडी उसके बोन बिंग्स की बात को ऐड कर चुके थे। जियान भी इन दोनों के अंदर के शॉक को समझ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को वेव करते हुए कहता है कि तुम दोनों थोड़ा सा रिलैक्स करो, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला जिससे मेरी जान चली जाए। जियान के चेहरे की उस स्माइल को देख के लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर सूचियान थोड़े से हेजिटेशन के बाद नॉड कर देते हैं, क्योंकि जितना वो उसे जानते थे जियान का कैरेक्टर बिल्कुल रेकलेस नहीं है। अगर उसने कहा है कि वो इन दोनों को हैंडल करेगा तो फिर शायद उसके पास सच में कोई ट्रम्प कार्ड है। जियान के ये शब्द प्रोटेक्टर जुआन के कानों में भी चले जाते हैं। वो तेजी से हंसते हुए कहता है कि जियान, जैसा मुझे हानफेंग ने बताया था तुम सच में उतने ही एरोगेंट हो, लेकिन ये भी ठीक है, तुम्हारी ये क्वालिटी इस प्रोटेक्टर को पसंद आई। वहीं पर दूसरी तरफ हानफेंग की आईब्रोज एकदम सिकुड़ गई थी। अब वो दोबारा से जियान को लेकर काफी अनसर्टन फील करने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियान अब क्या करना चाहता है। जब वो दोबारा से चेक करता है कि
जियान की स्ट्रेंथ बस 2 हुआंग लेवल पे है, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो 2 दोजोंग से कैसे फाइट करेगा। खैर जियान आसपास के लोगों के रेडिक्यूल भरे एक्सप्रेशंस को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसके एक ही इशारे पे 10 फीट बड़े जेड बोन विंग्स उसके शोल्डर्स पे अपीयर होते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर आयरलर सूचियान से जियान कहता है कि बाकी के लोगों का आपको ध्यान रखना होगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने विंग्स को फ्लैप कर दिया था, जिससे एक शू साउंड एमिट हुआ था। तभी हमारा ध्यान जाता है उस प्रोटेक्टर जुआन की तरफ, जो कि जियान को अपनी तरफ आते हुए देख काफी तेजी से हंसने लगता है। उसके एक ही इशारे पे साइड में खड़ी वो इविल स्पिरिट भी जियान की तरफ काफी तेजी से लॉन्च हो गई थी। प्रोटेक्टर जुआन कहता है कि अगर मैं सच बोलूं तो ये विशियस सोल मैंने पहली बार क्रिएट करी है और आज मैं तुम्हें इसके सेक्रीफाइस के रूप में यूज करूंगा। अब ये विशियस सोल काफी खतरनाक फोर्स से जियान की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसका फिस्ट अटैक अभी जियान से दूर था, पर वो विंड प्रेशर ऑलरेडी जियान के सामने पहुंच गया था। अभी जियान की आंखें भी उस ब्लड रेड कलर के फिगर पे बिल्कुल फोकस्ड थी। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। जिस हाथ में उसने वो सफेद कलर की रिंग को पहना हुआ था, उसे क्लेंच करके वो भी आगे की तरफ स्मैश कर देता है। जियान के इस एक्शन को देख के लोगों के दिमाग एकदम फ्यूज उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियान अपनी मौत को ऐसे क्यों बुलावा दे रहा है। एक 2 हुआंग की स्ट्रेंथ के साथ दोजोंग से डायरेक्टली फाइट करना, ये एक्सचेंज जियान के लिए शुरुआत से ही डिसएडवांटेज वाला है। लोग अपने शौक से बाहर नहीं आ पाए थे तब तक ऑलरेडी जियान की फिस्ट उस विशियस सोल में टकरा जाती है। इससे पहले फोर्स चारों तरफ इरप्ट होती, हम उस स्नो व्हाइट रिंग को हल्के से फ्लिकर होते हुए देखते हैं। अगली सेकंड ये काफी इंटेंसली ग्लो करती है। प्रोटेक्टर जुआन, जिसका सीधा कनेक्शन इस फियर्स बिट के साथ था, इस ग्लो को सेंस करके उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है। जियान के हाथों से रिलीज हुई इस इंटेंस लाइट ने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के लोग एकदम स्टंड रह गए थे। लोग अलग अलग क्यूरियोसिटी के साथ आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। क्लियरली जियान का पंच इसमें काफी खतरनाक तरीके से टकराया था, पर जो अजीब सा ग्लो उस अंगूठी से एमिट होता है, उसने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था, जिससे इस इविल स्पिरिट की वो फ्राइटनिंग फोर्स एकदम रुक जाती है। इस बैरियर के अंदर अचानक से एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ था। ये फोर्स एकदम स्विफ्ट और पावरफुल थी। कोई अगर बैरियर के अंदर होता तो उसे ऐसा लगता जैसे एनर्जी का एक वर्लपूल काफी खतरनाक तरीके से घूम रहा है। वेल, घूमने का मतलब रोटेट करना। इस पूरी एनर्जी का सोर्स थी वो सफेद कलर की रिंग। काफी चालाकी से सक्शन फोर्स ने इस इविल स्पिरिट को टारगेट किया था। शुरुआत में ये इविल स्पिरिट और भी ज्यादा वायलेंस दिखाने की कोशिश करती है, पर जैसे जैसे ये वर्लपूल और भी खतरनाक तरीके से रोटेट होने लगता है, अब इस विशियस सोल का वो किलिंग इंटेंट बिल्कुल पानी में मिल गया था। हम इसके ऑरे से हल्के से डर को भी सेंस कर पाते हैं। अपनी कांपती हुई बॉडी को ये पीछे खींचने की कोशिश करती है, पर ये सक्शन फोर्स इतना जरा टेरिफाइंग था कि इस इविल स्पिरिट की बॉडी से काफी मेजरेबल स्क्रैचेस बाहर आ रही थी। बेसिकली चिल्लाने की आवाजें जो होती हैं। पूरी कोशिश करने के बाद भी उसका ये अटेम्प्ट बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता। इस रिंग के अंदर बैठी हुई टियानजुनजे ने अपना मन बना लिया था। कई बार इस सक्शन फोर्स में एक ग्लो अपीयर होता है, जिससे ये विशियस सोल और भी तेजी से चीखने लगी थी। अब ये एक ऐसे वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रही थी जो कि एक बड़ी से रॉक से दबी हुई है। खूब कोशिश करने के बाद भी ये अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। अपने मन में खुश होने के साथ जियान एक बहुत ही बड़े शौक को फील कर रहा था, क्योंकि ये दोजोंग लेवल की स्पिरिट पूरी कोशिश कर रही थी बाहर जाने की, पर फिर भी सक्शन फोर्स उससे और भी क्लोज खींचती जा रही थी। ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि टियानजुनजे अपनी कंडीशन के साथ भी स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। लगता है उन्होंने भी जियान से कई चीजें छुपा के रखी हैं। एटलीस्ट वो इतने ज्यादा पावरलेस नहीं थे जितना उन्होंने जियान को बताया था, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल जियान भी एडमिट करता है। वो भी इतनी आसानी से इस दोजोंग लेवल की स्पिरिट को सप्रेस नहीं कर सकता। खैर, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टियानजुनजे की कुछ अपनी यूनिक स्किल्स हैं जो ऐसी इविल स्पिरिट को कंट्रोल करने की पावर पोजेस करती हैं। इस तरीके की टेक्निक्स अपने आप में सेल्फ प्रिजर्वेशन वाली एबिलिटीज को रखती थी। भले टियानजुनजे यहाँ पे काफी वीक कंडीशन में अपीयर हो रहे हो, पर अगर उनके खिलाफ कोई भी इविल इंटेंशंस को दिखाता है तो फिर वो काफी ज्यादा अनलकी होने वाला है। जब ये सारे के सारे ख्याल जियान के दिमाग में घूम रहे थे, आसमान में खड़ा हुआ प्रोटेक्टर जुआन भी इस इविल स्पिरिट की कंडीशन को समझ रहा था। वो तेजी से चिल्लाते हुए अपनी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देता है। अब उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लैक फॉग बाहर आने लगा था। जैसे ही प्रोटेक्टर जुआन ने यहाँ पे इंटरवीन किया था, अब उस इविल स्पिरिट का रेजिस्टेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड में जाके वो धीरे धीरे करके विड्रॉ करने लगी थी। दो दोजोंग की पावर के सामने टियानजुनजे को परेशानी होने लगी थी। अब उनकी वो रिंग और भी तेजी से ग्लो करने लगती है। वो जियान से कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। भले ही टियानजुनजे ने अपनी पावर को बचा के रखा हो, लेकिन सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी इन दोनों की कंबाइंड पावर को नहीं मैच कर पा रहे। वो जल्दी से पूछता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। अब इस क्रिटिकल मोमेंट में टियानजुनजे भी अपनी बातों पे टाइम बर्बाद नहीं करते। वो जियान से कहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिंग में भेजो। ये सुन के जियान भी फटाफट नोड कर देता है। जैसे ही उसने अपनी आंखों को बंद किया था, हम उसकी आईब्राउ से काफी खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर आते हुए देखते हैं। ये एनर्जी उस स्नो व्हाइट रिंग में तुरंत ही ट्रांसफर होने लगी थी। इतनी पावर को यूज करने की वजह से ये रिंग अब थोड़ी सी डल हो गई थी, पर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से दोबारा से ये ग्लो करना शुरू कर देती है। जैसे ओलिया और जियान की पावर कंबाइन होती है, अब इस रिंग का सक्शन फोर्स भी कई गुना बढ़ गया था। उस इविल स्पिरिट ने भी अभी कुछ ही कदम पीछे ले पाए थे। जैसे ये सक्शन फोर्स दोबारा से एरेप्ट होती है, अब इसके पैर भी घसीटने लगे थे। वो पहले तो अचानक से आगे की तरफ आती है, लेकिन अगले ही पल में उसने एक अजीब सा स्टैंस ले लिया था और
और अब उसकी बॉडी भी एकदम रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। अभी जियान और इसके बीच का डिस्टेंस बस आधा मीटर का रह गया होगा। जियान इसके अंदर के वॉलेंट इमोशंस को दूर से ही सेंस कर पा रहा था। इस सिचुएशन को देख के प्रोटेक्टर ज़ुआन दोबारा से बौखला जाता है। अब उसके उस फ्यूरियस चेहरे पे काफी ज्यादा पैनिक फ्लैश हो रहा था, क्योंकि इस बार जो सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी उसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसकी बैंड बज रही थी। खासकर जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है उसमें अभी जियान का ज्यादा फायदा होता है। आसमान का ये सीन नीचे खड़े सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। अभी हम सभी के चेहरों पे स्टन्ड एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि उस अजीब से ग्लो में क्या हो रहा है, पर प्रोटेक्टर ज़ुआन की वो बौखलाने वाली आवाजें उन्हें क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो समझ गए थे कि इसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। जब लोग इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं तो फिर वो काफी ज्यादा ऑब्जर्व फील कर रहे थे। आखिरकार एक दो हुआंग लेवल का लड़का दो दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। भले ही वो जानते थे कि जियान किसी नॉर्मल दो हुआंग से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, आखिरकार प्रोटेक्टर ज़ुआन और ये इविल स्पिरिट दोनों जेन्युइन दोजोंग थे। या नीचे खड़ा कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि वो इन दोनों के एक अटैक को भी झेल पाए। स्पेशली यहाँ पे जो दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे वो भी ये नहीं कह सकते थे कि इन दोनों से वो अकेले फाइट कर पाएंगे, लेकिन यही काम जियान ने करके दिखा दिया है। अब इस प्रोटेक्टर ज़ुआन को मॉन्स्टर का या फिर जियान को उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इस समय हान फेंग का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो गया था। जब जियान ने ये कहा था कि वो इन दोनों को अकेले संभाल लेगा, उस बात पे आने वाली वो कोल्ड स्माइल अब पूरी तरीके से स्टिफ पड़ चुकी थी। अपने -29 IQ को यूज करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियान इन दोनों को कैसे संभाल पा रहा है। हान फेंग जियान की उस फायर लोटस टेक्निक को काफी अच्छे से जान चुका था, लेकिन उस दो टेक्निक को जियान बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है। फिर भी धीरे धीरे प्रोटेक्टर ज़ुआन और उस इविल स्पिरिट की कंडीशन खराब होती जा रही है। हान फेंग जो कॉन्फिडेंस पहले फील कर रहा था वो भी अब काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। सिचुएशन तब काफी ऑकवर्ड हो जाती है जब साइड में खड़ा मो शिंगटियान भी हान फेंग को घूरे जा रहा था। हम मो शिंगटियान की आंखों में ग्लोटिंग एक्सप्रेशन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जब से जियान ने ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की वो हालत करी थी, तब से मो शिंगटियान ने ये बात तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर ली है कि वो जियान को लेकर बिल्कुल भी कॉमन सेंस का यूज नहीं करेगा। अगर कोई जियान का एनिमी बन जाता है तो फिर कब तक पलट हो जाए ये कुछ पता नहीं है। एक्चुअली जब जियान ने कहा था कि वो इस प्रोटेक्टर ज़ुआन और इस इविल स्पिरिट से अकेले ही फाइट करेगा, तब मो शिंगटियान ने गैस कर लिया था। आखिरकार वो जितना जियान को समझ पाया है वो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता। मो शिंगटियान हल्के से स्माइल करते हुए पीछे विड्रॉ करने लगता है। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि अच्छी बात है मैंने इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना मुझे इतना अच्छा शो देखने के लिए कैसे मिलता। जिस बैटल में ये चीज क्लियर न हो कि आखिर कौन जीतने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मो शिंगटियान की पोजीशन दीवार से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो फिर फटाक से वो यहाँ से 9-2-11 हो पाएगा। सच में इस चालाक लोमड़ी के बारे में क्या ही बात करी जाए। ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट में भी वो अभी भागने की सोच रहा है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है आसमान की तरफ। एक आवाज आती है कि ओडिंगशन जल्दी करो, जल्दी से इस जियान को मारना होगा। जैसे ये आवाज आसमान में फैली थी, हम हान फेंग के फिगर को जियान की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। जैसे ही वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है, उसके हाथ में एक लॉन्ग स्वॉर्ड अपीयर हो गई थी, जिसे दुकी ने पूरी तरीके से कवर करके रखा है। हान फेंग पूरी ताकत से जियान की गर्दन के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले वो जियान के पास पहुंच पाती, हान फेंग के साइड में कोल्ड स्नॉट सुनाई देता है। हम जियान के सामने एक ब्यूटीफुल से फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के इस लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। जैसे ही उसके हाथों से एक पावरफुल ग्रेस फॉग बाहर आता है, उसने इस लॉन्ग स्वॉर्ड को पूरी तरीके से करोड़ कर दिया था। ये करने के तुरंत ही बाद वो हान फेंग की तरफ एक पाम अटैक को शूट करती है। लिटिल फेई डॉक्टर का ये अटैक एक अजीब से एटमॉस्फेयर के साथ हान फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। दूर से तो ये पाम अटैक बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे ये कोई स्ट्रेंथ को पोजेस न करता हो। पर हान फेंग जब इस चीज को सेंस करता है तो उसका फेस एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया था। अपने पैरों को खाली हवा में पटक के वो पीछे जाने की कोशिश करता है। जब उसकी वो सिनिस्टर आंखें दूसरी तरफ जाती हैं तो उसे दिखाई देता है वो ओल्डिंगशन। यहाँ पे एडलर सूचियान ने ओल्डिंगशन को भी डिले कर लिया था, जिससे वो भी जियान पे हमला करने में सक्सेसफुल नहीं होता। अभी हान फेंग अपने दिल में ओल्डिंगशन को काफी गालियां दे रहा था। जब शाओशियन अपने एक पाम अटैक से हान फेंग को पीछे कर देती है तो वो उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे नहीं जाती, बल्कि अब वो खड़ी हुई थी जियान के साइड में। उसकी वो कोल्ड और इमोशनलेस आंखें टिक चुकी थी हान फेंग के ऊपर। लगता है राइटर ने दोबारा से सस्ते नशे कर लिए हैं, क्योंकि वो बीच फाइट में शाओशियन की ब्यूटी की चर्चा करना शुरू कर देता है। राइटर के हिसाब से जब लिटिल फेई डॉक्टर हवा में खड़ी हुई थी तो फिर विंड की वजह से उसकी वो व्हाइट ड्रेस धीरे धीरे करके फ्लटर करना शुरू कर देती है, जिससे उसका फिगर काफी ज्यादा इंचेंटिंग लग रहा था। अब खैर उसके वेस्ट और उसकी बाहों के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। साथ ही में अगर हम उसकी ग्रेश पर्पल आंखों को ऐड कर दें तो फिर नीचे खड़े सभी लोगों की आंखें उससे बिल्कुल हटती नहीं है। खासकर जब हान फेंग इस मैजिकल चार्म को सेंस करता है तब वो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया था। वो अच्छे से जानता था कि लिटिल फेई डॉक्टर उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। जब तक वो जियान को प्रोटेक्ट कर रही है तब तक हान फेंग बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने वाला। इतना सब सोचने के बाद उसका ध्यान जाता है सीधा प्रोटेक्टर ज़ुआन की तरफ। अभी वो बस ये उम्मीद ही कर सकता था कि ये प्रोटेक्टर ज़ुआन आज जियान को रोक ले, क्योंकि दिन ब दिन जियान के कारनामे काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। जब हान फेंग ये सब सोच ही रहा था तभी आसमान में किसी के चीखने की आवाज आती है। वो कहता है डैम इट, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जब हान फेंग प्रोटेक्टर ज़ुआन की आवाज
सुनता है तो उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है सीधा जियान की तरफ। वो देख पा रहा था कि कई सोल बॉडीज जियान को अप्रोच कर रही हैं, जिसके बाद हमें सुनाई देता है चोइंग साउंड। ये सारी सोल बॉडीज उसकी रिंग में एब्जॉर्ब होती जा रही थी। हानफेंग इस रिंग को देख के काफी सरप्राइज हो गया था। वो कहता है क्या ये सब इस रिंग का काम है? आखिरकार हानफेंग की स्ट्रेंथ वहां तक नहीं पहुंची थी जहाँ वो टियानजुनजे को सेंस कर पाए। जैसे और भी सोल बॉडीज एब्जॉर्ब होती हैं, प्रोटेक्टर जुआन के आसपास का माहौल भी काफी क्योटिक हो गया था। थोड़ी देर बाद उसके आसपास का फॉग काफी डल हो जाता है। एक मूवमेंट के बाद हमें रिवील होता है एक ब्लैक फिगर। ये फिगर अभी हल्का सा ब्लरी था। इसे देख के लोगों के दिमाग में एक इल्यूजनरी फीलिंग आएगी। साथ ही में इसका ऑरा काफी ज्यादा वीक और क्योटिक हो गया है। आफ्टर ऑल इस इविल स्पिरिट का सीधा कनेक्शन इस प्रोटेक्टर जुआन से था। जैसे इस विशेष सोल की सोल बॉडी कैप्चर होती है, इस प्रोटेक्टर जुआन को एक बैकलैश का सामना करना पड़ता है। अभी इसकी स्पिरिट बॉडी काफी डीपली इंजर्ड हो चुकी थी और ये फैक्ट नीचे खड़े हर एक इंसान को समझ में आ गया था, क्योंकि अब ये प्रोटेक्टर जुआन अपनी बॉडी को हाइड भी नहीं कर पा रहा है। अब इसकी करंट कंडीशन ये हो चुकी है कि जियान भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसे इजीली कैप्चर कर सकता है। बेसिकली ये प्रोटेक्टर जुआन एकदम क्रिपल हो चुका था। खैर भले ही इस प्रोटेक्टर को एकदम कुत्ता बना दिया हो, पर इस फाइट में अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं, जिनके बारे में आप जानोगे अगले एपिसोड में। और क्या जियान इस हानफेंग को कैप्चर कर पाएगा, ये भी हमें जल्दी ही मालूम पड़ने वाला है। खैर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। हम इसके एक दिन के लाइक टारगेट को रखते हैं दोबारा से 4000 लाइक्स का, और वही सेम कंडीशंस। अगर ये लाइक्स एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड द नेक्स्ट एपिसोड एज सून एज पॉसिबल। लगता है इतनी भयानक अंग्रेजी बोलने के बाद मुझे पानी पीने जाना पड़ेगा। खैर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी कंटेंट को लेके आता रहता है। पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। और ट्रस्ट में वो काफी ज्यादा मजेदार था। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होता है मैं उसे राइट साइड में चिपका दूंगा, तो फिर फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।